हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर तक इंडिपेंडेंस ऑफ हाई कोर्ट को देख लिया है। हमें जैसा कि मैंने आपको बताया था उस लेक्चर में भी शुरुआत वैसे यहीं से करनी चाहिए थी, लेकिन बात यहाँ पर ना, आप इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को काट दो एक बार के लिए अपने दिमाग से, इंडिपेंडेंस ऑफ हाई कोर्ट को काट दो एक बार के लिए अपने दिमाग से। यहाँ पर कुल मिलाकर अगर जो आपको क्वेश्चन आता है, आपको कंबाइंड रूप से एड्रेस एक ही टॉपिक को करना है। वो कभी भी आपसे ऐसा नहीं पूछेंगे कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट वो क्या है। यूपीएससी थोड़े से ना ब्रॉडर टर्म्स यूज करता है। वो आपसे पूछेगा कि हाउ द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी इज इंश्योर्ड। याद है ये चीज़ हम पार्लियामेंट के चैप्टर में भी करते थे, हैं ठकुराइन श्रेया, कि हाउ द इंडिपेंडेंस ऑफ द पार्लियामेंट इज सिक्योर्ड, है ना। या फिर पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव के ऊपर लगाम कैसे लगा सकता है। मतलब ये जो चीज़ें होती है ना कि एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को कैसे देख सकता है, कैसे उसकी इंडिपेंडेंस सुनिश्चित कर सकता है, एक ऑर्गन अपने आप में कितना इंडिपेंडेंट है, इस प्रकार के क्वेश्चंस जो होते हैं ये मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको यहाँ पर थॉट प्रोसेस आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट जो है इसको एक बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट और प्रोमिनेंट रोल दिया गया है हमारे देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट, हालांकि जो टर्म ये मेंशन कर रहा है आपको ये यूज़ नहीं करनी क्योंकि ये यूएसए में यूज़ होता है, ये हमारे देश का वैसे एक फेडरल कोर्ट है, यानी कि हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है। और ये यूपीएससी ने पूछा था जब यूपीएससी ने अपना सिलेबस चेंज करा था, इट इज़ अ गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन एंड गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये टर्म यूपीएससी ने पूछी थी साल 2013 या 14 के अंदर, जब यूपीएससी ने अपना सिलेबस चेंज करा था। हुआ क्या था, प्रेसिडेंट ने एक, या प्रेसिडेंट के बारे में एक एडिटोरियल आया था, प्रेसिडेंट ने अपना इंटरव्यू दे दिया था। गलती से द हिंदू न्यूज़पेपर ने उस एडिटोरियल में लिख दिया था कि प्रेसिडेंट इज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर राष्ट्रपति के मुंह से खुद निकल गया था कि आई एम द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यूपीएससी ने पूछ लिया कि आपके बोलने से थोड़ी ना होता है, जो कि संविधान ने मेंशन कर रखा है कि ओरिजिनल जो गार्जियन है कॉन्स्टिट्यूशन का, मौलिक अधिकारों का जो गारंटर है वो सुप्रीम कोर्ट है, ना कि प्रेसिडेंट। और ऑप्शन वहां पर दे रखा था प्रेसिडेंट। एंड सारे लोग फिर उस टाइम पर करंट अफेयर के नोट्स बनाना, द हिंदू पढ़ना, एडिटोरियल के वो करना, सारे लोग अंधाधुंध मार्क कर कर आ गए कि प्रेसिडेंट इज आंसर। ये तो फ्रंट पेज पर आया था, ये तो एडिटोरियल में आया था, ये तो ऐसा पढ़ रखा है। लेकिन वही वाली बात है, जिसको अपनी स्टैटिक पोर्शन पे शुरू से भरोसा रहता है तो वो साल चाहे 2013 हो चाहे साल 2023 हो, सुप्रीम कोर्ट इज द आंसर। ठीक है, ये मुझे आज भी याद है। ये चीज़ ना उनके इंटरव्यू में मैंने देखी थी, रचित राज के इंटरव्यू में। मैंने आपको बताया था ना, सिलेबस चेंज हुआ था, रैंक 3 जिनकी आई थी वो। ठीक है, तो देयरफॉर इसकी जो इंडिपेंडेंस है इट बिकम्स वेरी नेसेसरी, ताकि जो सुप्रीम कोर्ट है वो इफेक्टिव तरीके से अपनी ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज कर सके। सबसे बड़ी बात, इट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी इंटरफेरेंस एंड एनक्रोचमेंट्स प्रेशर ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एज वेल एज लेजिस्लेचर पार्लियामेंट। अब ये लेजिस्लेचर कैसे इंटरफेयर कर सकता है, यानी कि कोई एक्ट वगैरह बनाकर इनकी अथॉरिटी को डिमिनिश ना कर दे। या फिर जैसा कि हमने पढ़ा था ना, हम लगातार इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, और हाई कोर्ट के कंटेक्स्ट के अंदर भी अभी हमने ये वाले एक लाइन देखी थी कि एक बार अगर ठकुराइन नियुक्ति अगर इनकी हो गई है, अपॉइंटमेंट हो गया, तो उसके बाद इनके अगेंस्ट जाकर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कर सकती पार्लियामेंट की, इनकी सैलरी कम कर देना या फिर इनका जो सर्विस कंडीशन है उसको टफ बना देना, ऐसा कुछ भी। ठीक है, तो इट शुड बी अलाउड टू डू जस्टिस विदाउट फियर और फेवर। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ प्रोविजंस इनके कंटेक्स्ट में रख रखी हैं, सुप्रीम कोर्ट के कंटेक्स्ट में, ताकि सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी जो इंडिपेंडेंस है वो सेफगार्ड रहे, एंड वो इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल तरीके से जो है अपनी फंक्शनिंग को इंश्योर कर सके। सबसे पहली चीज़ है मोड ऑफ अपॉइंटमेंट। जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको अपॉइंट करने के लिए जो अथॉरिटी है वो है प्रेसिडेंट, विच मीन्स कैबिनेट। और प्रेसिडेंट ये वाला काम करते हैं इन कंसल्टेशन विद द मेंबर्स ऑफ द जुडिशरी इटसेल्फ। तो जब प्रेसिडेंट को जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करना होता है, तो वो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, दूसरे जजेस जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनकी राय लेते हैं एंड द हाई कोर्ट्स। ठीक है, ये जो प्रोविजन है इसकी वजह से एग्जीक्यूटिव की जो एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन है एक तो वो टल जाती है। ठीक है, कि वो अपनी मनमर्जी से सरकार जो है, ऐसा ना हो कि जो जज जो उनके फेवर में काम या डिसीजन जो है वो देना चाहे, सिर्फ उन्हीं वही लोग बैठे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। दूसरी चीज़ इससे ऐसा नहीं होना चाहिए, और दूसरी चीज़ इससे ये भी इंश्योर हो जाती है कि जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स हैं दे आर नॉट बेस्ड ऑन एनी पॉलिटिकल और प्रैक्टिकल कंसिडरेशन, के उनको फिर राजनीति वगैरह में नेताओं को फायदे करवाएं, इस प्रकार की जजमेंट आए जो राजनेता हैं। क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में उन जजेस को बेसिकली लेकर आए थे, तो ये उनके फेवर में डिसीजन देते चले, एंड जो नेता वगैरह वो कुछ भी करता चले और उनको कोई देखने वाला नहीं। इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों हमारा पॉइंट, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। ठीक है,
इनको ये पता होना चाहिए कि आसानी से हमें निकाला नहीं जा सकता। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर कंटेक्स्ट के अंदर हम ये कह सकते हैं जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, दे आर प्रोवाइडेड विद द सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, दे कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट ओनली, सेम मैनर पे एंड उसी ग्राउंड्स के अंदर जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मैंशनड है। इसका मतलब ये है, ये अपॉइंट तो प्रेसिडेंट के द्वारा होंगे, ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा रिमूव भी करे जा सकते हैं, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन में ग्राउंड्स मेंशन्ड है वो ना कि प्रेसिडेंट की डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे, यानी कि दे डू नॉट होल्ड देयर ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑल्दो दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। एंड ये चीज़ ऑब्वियस है फ्रॉम द फैक्ट कि आज तक किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव नहीं करा गया या फिर इम्पीच नहीं करा गया। एंड यहाँ पर भी शरीय चालाकी खेल गया रिमूवल और इम्पीचमेंट वाले वर्ड में। फिर फिक्स सर्विस कंडीशंस, जो सैलरीज हैं, अलाउंसेस हैं, कोई भी प्रिविलेजेस हैं, छुट्टियाँ और पेंशन जो होती है जैसे होता है सुप्रीम कोर्ट की, ये टाइम टू टाइम इनको पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है। इसको चेंज नहीं करा जा सकता टू देयर डिसएडवांटेज, एक्सेप्ट एक कंडीशन के अंदर, जब देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी हो अंडर आर्टिकल विच 360। बार बार बोल बोल के इतना पका दो कि ये जहन में बस जाए, ठीक है। तो लेकिन कसम से बता रहा हूँ, तो मैं मुझे थैंक यू बोलते हुए फिरोगे एग्ज़ाम में, जब ये सब चीज़ें होंगी ना जिस पे ज़्यादा विल पावर वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी, सोचना नहीं पड़ेगा, तो अच्छी चीज़ होती है, कॉन्फिडेंस आता है। क्या हो जाएगा? हाँ सर, तुम्हें तो खुशी खुशी में आजकल रोने का शौक चाहिए। तो जो कंडीशन ऑफ सर्विस है, तो the condition of the service of the judges of the Supreme Court, it remains same during the term of office, वो चीज़ नहीं करा जा सकता to their disadvantage। उसके बाद expenses of the Supreme Court या फिर जो जजेस की सैलरी वगैरह होती है, they are charged on the consolidated fund of India। जो सैलरीज हैं, अलाउंसेस हैं और जो पेंशन्स हैं जजेस और स्टाफ की, एज वेल एज जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है सुप्रीम कोर्ट के, जे आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। एंड पार्लियामेंट इसके ऊपर किसी भी प्रकार की वोटिंग नहीं कर सकता, दे आर नॉन वोटेबल बाय द पार्लियामेंट। ऑल दो पार्लियामेंट क्या कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ इनको डिस्कस कर सकता है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो एक्सपेंसेस होते हैं, सैलरीज, अलाउंसेस, पेंशन वगैरह, हाई कोर्ट के कंटेक्स्ट में अगर हम लोग बात करें तो दे आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। लिखूँ यहाँ पर कि स्टेट लिखूँ? इंडिया, वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि स्टेट लेजिस्लेचर का कुछ भी लेना देना नहीं होता, राइट। फिर कंडक्ट ऑफ जजेस कैन नॉट बी डिस्कस। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने एक प्रोहिबिशन लगा रखी है कि किसी भी प्रकार की डिस्कशन जो है वो पार्लियामेंट्री फ्लोर्स पर, लोकसभा और राज्यसभा में नहीं हो सकती, या फिर विधानसभा विधान परिषदों में नहीं हो सकती, इन रिस्पेक्ट ऑफ द कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने या हाई कोर्ट के जजेस ने क्या जजमेंट दी, क्यों दी, वो डिनाई क्यों कर गए उससे, वो बैकआउट क्यों कर गए, ठीक है, इन डिस्चार्ज ऑफ द ड्यूटीज़, एक्सेप्ट बस जब किसी भी जज के रिमूवल के लिए एक इम्पीचमेंट मोशन अगर पार्लियामेंट में कंसिडरेशन में हो, सिर्फ उनके रिमूवल के प्रोसेस को डिस्कस करा जा सकता है, ना कि उन्होंने कौन से केस के अंदर क्या जजमेंट दी थी, क्यों दी थी, ठीक है, ये क्यों पलट गए, वो डिसेंटिंग जजमेंट उन्होंने क्यों दी, ऐसा कुछ भी डिस्कशन नहीं हो सकती, ना ही पार्लियामेंट्री फ्लोर्स पर, ना ही स्टेट लेजिस्लेचर के फ्लोर्स पर, विधानसभा एंड विधान परिषद, वहाँ पर भी नहीं हो सकता। उसके बाद बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट। जो रिटायर्ड जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, दे आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम प्लीडिंग और एक्टिंग इन एनी कोर्ट या बिफोर एनी अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। एक बार आप यहाँ से रिटायर हो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है, किसी भी कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस वगैरह नहीं कर सकते, या कोई भी जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है वहाँ पर जाकर आप काम नहीं कर सकते। कल को आप बोलो कि मैं छोटा अधिकारी बन गया हूँ, किसी सरकार की एक पोस्ट पर आ गया, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये चीज़ ये इंश्योर करता है दैट दे डू नॉट फेवर एनी वन इन द होप ऑफ फ्यूचर इंडिवर। जब आपको पता है कि आप फ्यूचर में कुछ कर ही नहीं पाओगे तो आप बोल्डली डिसीजन लोगे, उसके बाद आपको वहाँ बस ये बेनिफिट्स, अगर कोई दिलासा दे दे कि आइलैंड वगैरह मिल जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो अलग बात है, वरना जो जजेस हैं वो स्वतंत्र रूप से अपने डिसीजन को इम्प्लीमेंट कर सकें, जजमेंट्स को दे सकें, इसलिए ऐसी चीज़ करी गई है। उसके बाद पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट।
सुप्रीम कोर्ट किसी भी पर्सन को पनिश कर सकता है फॉर इट्स कंटेंट अगर सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना हुई है। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ये वाली बात अपने ऊपर पर्सनली नहीं लेता, वो ये कहता है कि जुडिशरी इज़ अ टॉप नॉच ऑर्गन ऑफ द कंट्री एंड अगर आप यहाँ पर डिसिप्लिन से आकर नहीं बैठे हुए हो, आप कुछ भी बकते चल रहे हो कोर्ट के अंदर, कोर्ट के चेम्बर्स के अंदर, तो कुल मिलाकर आप एक संवैधानिक अथॉरिटी की मर्यादा को भंग कर रहे हो, ठीक है। दस इट्स एक्शंस एंड डिसीजंस कैन नॉट बी क्रिटिसाइज एंड अपोज बाय एनी बॉडी। आप वहाँ नारेबाजी कर सकते हो क्या? श्रेया ऑरेंज कलर का गमछा लेकर बैठ जाओ अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके, सुप्रीम कोर्ट हाय हाय, सुप्रीम कोर्ट हाय हाय, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट फिर पता कितने सालों तक आपकी ज़िंदगी में हाय मचवाएगा, ठीक है। ये जो पावर है इट इज़ वेस्टेड इन द सुप्रीम कोर्ट टू मेंटेन इट्स अथॉरिटी, डिग्निटी एंड ऑनर, ठीक है। आप कह सकते हो क्या ठकुरैन सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ठीक है। कितने अच्छे से बोल रही, नहीं जैसे मतलब सच में सोच रही थी अभी तक तो शेरा करने का, ठीक है। फ्रीडम टू अपॉइंट इट स्टाफ। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दे कैन अपॉइंट ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम द सरकार, फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है दे कैन ऑल्सो प्रिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ सर्विस, यानी कि सारी की सारी पावर किसके पास है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास। एंड हाई कोर्ट के कंटेक्स्ट में ये चीज़ किसके पास होती है? चीफ जस्टिस ऑफ दैट रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट, ठीक है। उसके बाद जो जुरिस्डिक्शन है, पावर, फंक्शंस एंड रेंज ऑफ पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इट कैन नॉट बी कर्टेल्ड। पार्लियामेंट जो है इट इज़ नॉट ऑथराइज टू कर्टेल द जुरिस्डिक्शन एंड पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी कर रखी है कुछ पावर सुप्रीम कोर्ट को, उसकी जुरिस्डिक्शन, और जो है पार्लियामेंट जो है उसको एक्सटेंड कर सकता है। ये कीवर्ड देख लो, एक्सटेंड तो कर सकता है लेकिन कर्टेल नहीं कर सकता। और वेरियस तरह की जुरिस्डिक्शन वगैरह सुप्रीम कोर्ट को दे रखी है कॉन्स्टिट्यूशन ने, और वो हम अभी पढ़ेंगे पावर्स वगैरह क्या है सुप्रीम कोर्ट के पास। मैंने आपको बताया था ना ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है ना, एपेलेट जुरिस्डिक्शन, वो भी आएगा बाद में। उसके बाद सेपरेशन ऑफ पावर के कंटेक्स्ट के अंदर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जुडिशरी इज़ सेपरेटेड इन टर्म्स ऑफ पावर फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। संविधान डायरेक्ट करता है स्टेट को, नेशन स्टेट को, कि वो नेसेसरी स्टेप्स लें कि जुडिशरी जो है वो बिल्कुल सेपरेट होकर रहे फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक सर्विसेज। मुझे बताओ एक बार कब एग्जीक्यूटिव ने कोशिश करी थी जुडिशरी के डोमेन में घुसने की, और जुडिशरी ने फिर लात मार दिया था एग्जीक्यूटिव को? क्या बात है। NGSE, विच अमेंडमेंट एक्ट? बोलो। अरे यार 99th अमेंडमेंट एक्ट। आधी अधूरी खुशी देते हो तुम भी मुझे। दिस मीन्स दैट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी शुड नॉट पोजेस द जुडिशियल पावर्स, ठीक है। कॉन्सिक्वेंशली अपॉन इट्स इम्प्लीमेंटेशन जो रोल है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, इट केम टू एन एंड। और ऐसा जब एक बारी फिर से एग्जीक्यूटिव ने करने की कोशिश करी थी थ्रू 99th अमेंडमेंट एक्ट, एंड इससे NGSE बनाने की जब कोशिश करी थी तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिक्लेयर कर दिया था इसको? बोथ दिस अमेंडमेंट एक्ट एंड दिस बॉडी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ये क्या है? ठीक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सेम वही वाली बात जो हमने हाई कोर्ट के चैप्टर में देखी थी। क्रिमिनल प्रोसीजर जो कोर्ट है इसके अंदर भी बोला हुआ है, लिखा हुआ एक लाइन लिखी हुई है डैट देयर शुड बी अ सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, एंड आर्टिकल जो 50 है अंडर द DPSP, ये चीज़ भी इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए होता है। अब अगला टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जुरिस्डिक्शन एंड पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। टोटल तरीके से मेंस ओरिएंटेड टॉपिक, लेकिन प्रीलिम्स के अंदर स्टेटमेंट्स बनकर आ सकती हैं एनालिसिस के लिए, एंड ये टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इंडिपेंडेंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इंडिपेंडेंस ऑफ द हाई कोर्ट। कोई भी लाइन आपको अलग तो लगी नहीं होगी वैसे भी, है ना। बस ऑब्वियसली बात है, हाई कोर्ट के केस के अंदर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एंड हाई कोर्ट के जजेस, यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड सुप्रीम कोर्ट के जजेस। क्वेश्चन इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ऊपर आएगा, तो आप कॉम्बिनेशन में जब भी सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट दोनों चीज़ें मेंशन कर देना। एक बात मैं आपको और बता दूं, आप कभी भी एग्ज़ाम में मेंस आंसर राइटिंग के अंदर ये सब यूज़ मत करने लग जाना कि आप सुप्रीम कोर्ट को SC करके लिख कर आ रहे हो, हाई कोर्ट को HC लिख कर करके आ रहे हो,
तो कभी भी मैं आपको ये बता रहा था, नेवर यूज़ दीज एब्रीविएशंस कि आप सुप्रीम कोर्ट को SC या फिर HC हाई कोर्ट को लिख कर आ रहे हो, ये सब आपको नहीं करनी हरकत है, ठीक है। एंड एक और चीज़, कई लोग, मैं हालांकि कई सारे लेक्चर में बता चुका हूँ, कई लोग ये ना एंड ऐसे लिख कर आते हैं, डू नॉट यूज़ दिस, ठीक है। आपको एंड UPSC के मेंस में हमेशा यही यूज़ करना है, इसके नंबर कट सकते हैं कई बार, मैं बता रहा हूँ आपको। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।